Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily news and editorial analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started. First of all, we will check out the table of contents. क्या-क्या जो है हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला क्या है, लॉज ऑफ वॉर, जो हमने कल इजराइल, गाजा स्ट्रिप, हमास, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, उनकी पूरी स्टोरी जानी, कल का हमने पूरा वही काम किया है. फिर उसके बाद एक टॉपिक रह गया था, दैट वाज द लॉज ऑफ वॉर, कि वॉर अगर होता है तो उसमें किस तरीके के कितने कौन कौन से लॉज होते हैं, वेदर यू आर सपोज टू फॉलो एंड कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, कौन नहीं मानोगे तो भी काम चलेगा. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो लॉज ऑफ वॉर, कौन कौन से लॉज हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे. देन कम्स द कोर्ट डिक्लाइंस अबॉर्शन प्ली. आपको अगर याद होगा, हम अभी एक पूरा टॉपिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी वर डूइंग, जिसमें कि 26 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी जो हैं उन्होंने प्ली फाइल किया था कि वो अबॉर्ट करना चाहती हैं. तो इसमें डिक्लाइन कर दिया गया है एंड फर्दर क्या बातें करी गई हैं वो हम जानेंगे, क्योंकि अगर कोई टॉपिक हमने उठाया तो उसका कंक्लूजन बताना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना. नेक्स्ट है, इंडियन हिमालयाज रीजन्स नीड्स इट्स ओन EIA. तो ये हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट, ये हमारा जो है मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों ही GS पेपर, मतलब मेंस GS पेपर 3 एंड इसके साथ साथ जो है हमारा ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. दिस इज फॉर द मेंस ओनली. ये वाला चीज़ जो है लॉज ऑफ वॉर, ये मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी आपको जो है वो हेल्प कर सकता है. Before proceeding ahead, information, pre-sure you can join this and इसमें से related आपको किसी भी तरीके की कोई भी information चाहिए तो you can call on this particular number, या फिर आप मेल डाल सकते हैं inquiry@tathastuics.com. इस पे भी you can do that and accordingly आपको जो है जो भी डाउट होगा they will be resolving and you can definitely join our प्री श्योर किस लिए, सो दैट आपका जो प्री है वो एकदम शॉर्ट क्लियर हो जाए. राइट, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. एंड हमारा पहला टॉपिक क्या है, इजराइल, हमास एंड द लॉज ऑफ वॉर. ये कल का न्यूज़पेपर का था, जिसमें कि हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज एंड ऑल, जो कि विच इज देयर एंड वो क्या क्या हैं वो हम एक बार जान लेते हैं. अभी हमने कल ऑलरेडी कवर करके रख दिया है इजराइल हमास का सारा इशू, गाजा स्ट्रिप एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन. तो मैं उन चीज़ों में दोबारा जो है आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल इन. सो एज ऑफ नाउ हम सभी को पता है कि हमास ने 5000 रॉकेट्स जो हैं वो एकदम धड़ाधड़ उन्होंने लॉन्च कर दिया इजराइल के ऊपर. और इसके बाद एक बार उन्होंने इस तरह की रॉकेट लॉन्च कर दी, उसके बाद क्या, उसके बाद दे आर किलिंग द सिविलियंस. ओके, अभी इजराइल जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रिप्लाई करेगा. कोई भी देश इस चीज को जो है वो टॉलरेट नहीं करेगा, रिप्लाई करेगा. दैट इज ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस थिंग. तो इजराइल विल ऑल्सो बी डूइंग दिस थिंग एंड दे आर डूइंग दिस थिंग. इन्होंने गाजा में जो है वो एक उन्होंने एडवाइजरी, मतलब एक तरीके से उन्होंने जो है वहां पे अनाउंस कर दिया है दैट हम जो है वी आर गोइंग टू अटैक, आप उस एरिया को खाली कर दो. ओके, तो उन्होंने इस तरीके से सिविलियंस को इन्फॉर्म कर दिया है. बट द पॉइंट इज, कल ही हमने देखा था कि जो गाजा स्ट्रिप है दैट इज वेरी स्मॉल स्ट्रिप, थोड़ा सा, इसलिए इसको गाजा पट्टी हिंदी में कहा जाता है. दैट इज वेरी स्मॉल स्ट्रिप. यहाँ पे ओशन, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, इजिप्ट है, इजराइल यहाँ पे लगा हुआ है. ओके, अब यहाँ पे आपने कल मैं आपको शो करी थी कि किस तरीके से बड़े बड़े वॉल्स हैं, फेंसिंग एक्चुअली करके रखी हुई है, तो वो वहां पर है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो कैसे जो है वो भागेंगे और कहाँ जाएंगे, कोई रास्ता ही नहीं है उनके पास, वेयर दे विल बी गोइंग. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कल मैं आपको ये भी चीज बताई थी कि दैट दिस इज अ प्लेस विच इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है. डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि एक तो छोटा सा एरिया है लेकिन बहुत सारे लोग हैं, तो एकदम चिपके ढेर सारे घर. आप अगर गूगल जो मैप है उसके थ्रू या फिर जो गूगल अर्थ होता है उसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि एकदम यू कैन सी द हाउसेस, दे आर सो क्लोजली, दीज आर पैक्ड, एकदम पैक्ड है. उनके इमेजेस देखो, गूगल इमेजेस देखो, तो यू विल सी दैट एकदम पैक्ड है. तो इट इज डेंसली पॉपुलेटेड, कई लाख लोग जो है वो वहां पे रह रहे हैं, बहुत लोग वहां पे रह रहे हैं. एरिया जो है वो बहुत छोटी सी है. ठीक है, तो ये सारा चीज जो है वो एक्चुअली चल रहा है. राइट, अब यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस तरीके की वॉर के लॉज जो हैं वो अवेलेबल हैं, बिकॉज war is something which actually happens over the period of time.
हमेशा जो है वो आपको देखने को मिलता ही होगा, एंशिएंट टाइम में भी, मेडिवल टाइम में भी, मॉडर्न टाइम में भी, एंड इवन नाउ यू कैन सी दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो, कि कितनी सारी चीजें जो है वो हमारे साथ हो रही हैं, हमारे साथ इन द सेंस ह्यूमैनिटी के साथ। ओके, व्हाट आर द लॉज ऑफ वॉर? सबसे पहला, अंडर व्हाट कंडीशंस और व्हेन कैन कंट्रीज यूज फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस? कौन से ऐसे कंडीशंस हो हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस, कैसे ऐसे कंडीशंस है, और व्हेन कैन कंट्रीज यूज फोर्स, और कब जो है, ऐसे कौन से कंडीशंस है और कब ऐसा जो है ये मतलब कोई भी देश वो एक्चुअली अपना फोर्स यूज कर सकता है। ये हमारा पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको एक्चुअली कहा जाता है जस एड बेलम। जस एड बेलम जो है वो एक्चुअली कहा जाता है अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ओके, जस। नाउ द सेकेंड वन इज हाउ इज वॉर टू बी फॉट? वॉर जो है वो किस तरीके से फाइट करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट मिलिट्री एक्शंस आर परमिसिबल। मतलब कि किस तरीके के मिलिट्री एक्शंस जो है वो परमिसिबल हैं, किस तरीके के मिलिट्री एक्शंस, राइट। सो उसको कहते हैं जस इन बेलो। ओके, पहला आता है जस एड बेलम, एड बेलम, जिसमें कि कौन से ऐसे कंडीशंस है, व्हाट आर द कंडीशंस जिसमें कि कंट्रीज जो है वो अटैक कर सकती है, दे कैन यूज देयर फोर्सेस। दूसरा है जस इन बेलो, इसका मतलब ये है कि आर्मी, अपने जो मिलिट्री आप यूज कर रहे हो, तो इन व्हाट कंडीशन बेसिकली यू आर यूजिंग, मतलब किस तरीके से जो है यू आर एक्चुअली सपोज टू यूज इट। ओके, दैट इज द सीन। नाउ जस्टिफिकेशन टू यूज फोर्स डज नॉट, अब देखो कि जस्टिफाई कर दिया गया है, दैट इट हैज बीन जस्टिफाइड कि चलो ठीक है कि आप जो है फोर्स यूज कर सकते हो। तो जब आप फोर्स यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन डू इट इन एनी वे, व्हाटएवर वे यू एक्चुअली वांट टू डू, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जैसा चाहो वैसा जो है आप उस तरीके से अपनी मिलिट्री को यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऑब्लिगेशन आ जाता है दैट यू आर सपोज टू यूज योर फोर्सेस, योर लॉज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज। जो भी इंटरनेशनल लॉज है उसके अकॉर्डिंग आपको वो सारे काम जो है वो एक्चुअली करने हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कि द हाउ ऑफ यूजिंग फोर्स, कि फोर्स जो है वो किस तरीके से यूज करना है, और द लॉ ऑफ द वॉर is known as international humanitarian law। इसको क्या कहते हैं? international humanitarian law। okay, so international humanitarian law मतलब humanitarian, you are maintaining that humanity, ठीक है, war is there but still you are maintaining that humanity। this is something, this is the law which actually provides the rules। okay, कि जब भी कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है तो उस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में हमको किस तरीके से जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने की जरूरत है। कौन से रूल्स हैं विच यू हैव टू फॉलो। इट्स नॉट लाइक हमास इज डूइंग, दैट इज नॉट राइट। आप जो अपना डिमांड कर रहे थे वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सिविलियंस को जाकर के बच्चों को जिस तरीके से किलिंग करना, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, दैट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। बड़ों लोगों की झगड़े हो रहे हैं उसमें आप बच्चों को मारने पीटने लग रहे हो, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड, not at all। and the killing, beheading of kids, that is completely wrong, that cannot be justified। so here the rules that must be followed during an armed conflict, that is what international humanitarian laws actually talks about। now international humanitarian law is contained in the customary international law, जिसको कि हम जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 एंड इसके साथ साथ एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ 1977 जो है इसके अंतर्गत ये सारी चीजें एक्चुअली आती हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दे एक्चुअली रेगुलेट्स द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज, मतलब जो दो पार्टीज हैं, दो कंट्रीज हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो उनका क्या कॉन्डक्ट है, किस तरीके से वो उस चीज में इन्वॉल्व हैं, राइट। वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में वो किस तरीके से वहां पे एंगेज है, किस तरीके से दे आर फाइटिंग द वॉर, उन कॉन्डक्ट को जो है ये चेक आउट करती हैं। एंड इसीलिए तो कहते हैं वॉर क्राइम्स, है ना, वॉर क्राइम्स कहा जाता है। नाउ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना। ओके, एंड जो ये वॉर की वजह से जिस तरीके की जो सफरिंग होती है उन सफरिंग्स को कम करना, दैट इज व्हाट देयर टारगेट इज। इनका जो मेन टारगेट है वो यही है, जिनेवा कन्वेंशंस ऑफ 1949 एंड एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ 1977 इसके अंतर्गत। नाउ
अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट डू द लॉज ऑफ वॉर अप्लाई टू द ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। अभी जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, चल रहा है, क्या उस चीज के ऊपर भी ये अप्लाइड होता है? तो यस, इट इज अप्लाइड। अभी जो इजराइल और हमास के बीच में चीजें चल रही हैं, डेफिनेटली ये वहां पर भी जो है वो एप्लीकेबल है। यहां पे क्या कह रहा है, दैट देयर इज अ रिजॉर्ट, इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है व्हेन, कब एग्जिस्ट करता है? जब when there is a resort to armed force between states or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a state. So इस तरीके का अगर कोई चीज होता है जिसमें कि ये कि violence actually involved है, the force is there, right? यहाँ पे क्या है, armed forces जो है and they are fighting, this is happening those states, मतलब between the states, or protracted armed violences between the governmental authorities are involved in that, and therein what is happening, the forces are involved and organized armed groups or between such groups within a state. एक state है, एक country है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस जो है वो इन्वॉल्व है, एंड दे कुड बी इन्वॉल्व इन वेरियस वेज। ग्रुप्स जो है, ग्रुप्स आपस में फाइट कर रहे हैं, या जो व्हाट इज हैपनिंग, द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, एंड वहां पे भी कौन इन्वॉल्व है, द वन हु इज इन्वॉल्व देयर, तो आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि उनके अलावा उनके विदाउट, उनके बिना जो है वो वॉर कैसे होगा, दैट्स वेरी ऑब्वियस थिंग। ओके, नेक्स्ट इज दैट इंटरनेशनल लॉ क्लासिफाइज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू टू कैटेगरीज। इंटरनेशनल लॉ जो है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करती हैं। ये दो चीज याद रखिएगा, पहला है इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, IAC, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा है नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ओके, दैट इज द NIAC। इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन इज नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो दोनों तरीके के हो सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द जेनेवा कन्वेंशन में कॉमन आर्टिकल 2 जो है, इसमें क्या कह रहा है, दैट इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इट एक्चुअली इंक्लूड्स ऑल केसेस ऑफ डिक्लेयर्ड वॉर, हर तरीके की केसेस ऑफ डिक्लेयर्ड वॉर और एनी अदर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और अदर कंट्रीज। इंटरनेशनल है तो इसका मतलब क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा देश जो है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, यानी फाइट में, जो वॉर में इन्वॉल्व है, राइट, तो वो चीज हो गया। दूसरा क्या हो जाता है, नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि नॉन गवर्नमेंटल फोर्सेस हैं, जैसे कि हमास, वो इन्वॉल्व है गवर्नमेंटल फोर्सेस के साथ, मतलब कोई ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट के साथ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, राइट, सो वो जो है नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो माना जाएगा। ओके, सिंपल सा है। अभी इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, तो एक कंट्री इन्वॉल्व है, ठीक है, और एक ग्रुप इन्वॉल्व है, तो नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। पहला क्या है, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, उसमें रशिया एंड यूक्रेन इन्वॉल्व है, तो वो एक एग्जांपल हो गया, सो दैट इज देयर। ओके, ये एक चीज हो गया। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 3 जो कि ऊपर मेंशन, सॉरी ये तो आर्टिकल 2 था, आर्टिकल 3 जो है वो जेनेवा कन्वेंशन का, इन दी जेनेवा कन्वेंशन इट अप्लाइज टू दी NIAC, that is the नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें इन्वॉल्व होता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 3 इसमें इन्वॉल्व है। ओके, व्हाट अबाउट द सिविलियन किलिंग्स, बिकॉज ये ही बेचारे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा भुगतते हैं जब भी किसी तरीके की कोई वॉर होती है। अब जैसे हम सिविलियंस हैं, हम तो सिंपल पढ़ा रहे हैं, एंड यू स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, आप पढ़ रहे हो। अब इसमें अगर हमारे ऊपर अटैक हो जाए, हमको मार दिया जाए, ओके, तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, हमारी कोई गलती थी? नो, सो वी आर द इनोसेंट सिविलियंस, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद एनी काइंड ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, हमारा कुछ भी इनसे लेना देना नहीं होता है। So what about the civilian killings? The primary objective of this IHL is that during an armed conflict, a distinction is always made between the combatants and that of the civilians. There is always a difference between these two, and that has to be maintained. वो maintain करके रखनी बहुत जरूरी है। Indiscriminate attacks, wherein the one who is actually attacking fails to distinguish between combatants
and civilians are forbidden and thus illegal also. कि अगर आप जो है सिविलियन और कॉम्बेटेंट्स में डिफरेंस नहीं कर रहे हो एंड यू आर अटैकिंग एवरीवेयर, ठीक है, तो वहां पे सिविलियंस को भी आप हार्म कर रहे हो, तो वो जो चीज है वो कंप्लीटली इलीगल है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमास जो किलिंग किया है उन्होंने सिविलियंस की, तो दैट इज कंप्लीटली इलीगल एंड दैट इज नॉट सपोज टू बी जस्टिफाइड इन एनी वे। कोई भी नहीं, इजराइल भी अगर सेम चीज करती है तो दैट इज नॉट सपोज टू बी जस्टिफाइड इन एनी वे, नहीं है उसका कोई जस्टिफिकेशन। ओके, अभी क्या कह रहा है, तो दैट इजराइल रिपोर्टेडली ड्रॉप्ड 6000 बॉम्ब्स ऑन दी गाजा, 6000 बॉम्ब्स जो हैं उसने गाजा के ऊपर फेंक दिए, ठीक है, ड्रॉप कर दिए। नाउ दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्राइम ओनली यू कैन से, बिकॉज 6000 बॉम्ब डाले एंड दिस इज क्वाइट डेंसली पॉपुलेटेड, सो आप इस चीज से कैसे इग्नोर कर सकते हो, कोई सिविलियन की डेथ नहीं हुई होगी, दैट्स वेरी ऑब्वियस, दैट मस्ट हैव डन। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड डेथ हैपेंड। हमास horrific attack on Israel does not justify any kind of the Israel inflicting the same kind of attack over there on the Gaza, क्योंकि गाजा में कौन है, हमास है, वहां से उन्होंने अटैक किया था, अब इजराइल जो है उस चीज का रिप्लाई बैक कर रहा है, तो इसमें इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आपने एक मेरी आंख ले ली तो मैं भी आपका एक आंख ले लूंगा, मैं तो आपके दोनों आंख ले लूंगा, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट इज नॉट सपोज टू बी डन। इज हॉस्टेज टेकिंग लीगल? हॉस्टेज जो है उनको मतलब किसी को पकड़ के हॉस्टेज बना लेना, आपको याद होगा कि म्यूजिक फेस्ट चल रहा था इजराइल में, और उस म्यूजिक फेस्ट में ही से जो बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया था एंड वहां पे भी मास किलिंग करी गई थी। ओके, सो क्या ये लीगल है? डेफिनेटली नॉट, इट इज लीगल, डेफिनेटली नॉट, इट इज इलीगल, राइट? सो इट इज अ वॉर क्राइम बाय आर्टिकल 8 ऑफ द रोम स्टैट्यूट, अ ट्रीटी एस्टैब्लिशिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके अंतर्गत ये वॉर क्राइम है। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट इन एनी वे एंड दैट अगेन इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। व्हाट अबाउट द ब्लॉकेड, गाजा स्ट्रिप ब्लॉकेड? ठीक है, कल ही हमने देखा था कि जो गाजा के जो लोग हैं वो अपनी सप्लाईज के लिए क्या किए हैं, उन्होंने टनल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, दे हैव क्रिएटेड सम टनल्स जहां से कि दे गेट इनसाइड, ठीक है, टनल्स बनाते हैं और वो टनल्स में क्या करते हैं, वहां से जा करके इजराइल से कुछ कुछ चीजें जो है वो लेकर के आते हैं। हमास ने भी इस टनल्स की बहुत ही गलत जो है वो फायदे एक्चुअली उठाए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया। सपोज दैट दिस इज गाजा, राइट, एंड गाजा को कंप्लीटली हर तरफ से जो है इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब हर तरीके से ब्लॉक करके रखे हुए हैं, सो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाईज, एंड इन्होंने जो है गैस की सप्लाई भी जो है वो बंद कर दी है, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द वाटर एंड फ्यूल, इन सभी की सप्लाई जो है वो यहाँ पे बंद है। तो आप अटैक नहीं कर रहे हो लेकिन ये सारी चीजों की सप्लाई नहीं है, तो डू यू थिंक दैट पीपल विल सर्वाइव एंड हाउ लॉन्ग दे विल सर्वाइव? डेफिनेटली नॉट। ओके, तो दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली हैपनिंग एंड इन्होंने जो है यही काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू सेड दैट कि यू फ्ली दिस एरिया, आप यहाँ से भाग जाओ। हाउ दे विल बी फ्लीइंग? कैसे जाएंगे, कैसे छोड़ के भागेंगे? बिकॉज दे सी ब्लॉकेड इज देयर, एंड ये जो सी ब्लॉकेट है 2007 से है। कैसे होगी? 2007 से है ये सारी चीजें, राइट? सो फंडामेंटल टीनेट ऑफ IHL दैट नो पर्सन शुड बी पनिश्ड फॉर एक्शंस दे डिडंट कमिट। मैन, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जस्ट अ सिंपल टीचर, यू कैन नॉट गिव मी पनिशमेंट फॉर समथिंग विच आई हैवंट डन। मैं सिंपल सी टीचर हूँ, आप जो है मुझे उस चीज के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते जो मैंने किया ही नहीं। भाई किसी और ने किया, अगर मेरी फैमिली में कोई करे तो उसने किया, आई एम नॉट द वन टू बी पनिश्ड, मैं नहीं हूं, ठीक है? तो वही चीज यहां पर भी कह रहा है, नो पर्सन इज सपोज टू बी पनिश्ड फॉर समथिंग विच दे हैवंट डन, विच दे हैवंट कमिटेड। इसी केस में बोल रहा है कि ये जो पूरे के पूरे गाजा स्ट्रिप के लोग जो है रेजिडेंट्स, जो हमास ने जो काम किया उसको लेकर के उनको सभी को जो है पनिश करना, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग थिंग। नाउ अंडर IHL वॉरिंग पार्टीज मस्ट गिव एडवांस वार्निंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि एडवांस वार्निंग देना होगा, तो इजराइल ने एडवांस वार्निंग जरूर दी है बट उनको कहीं भागने का कोई जरिया, कोई रास्ता दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे?
कोई ना रास्ता है ना कोई जगह है, तो हाउ दे विल बी escaping that, right? Given there is the air blockade, by air also you cannot go, and from the roadside also you cannot go, from the seaside also you cannot go. So from where they are supposed to go, where they are supposed to go, right? So यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दोनों ही साइड्स हैं, गाजा के एंड इजराइल के, दोनों ही को जो है इस चीज के ऊपर सोचना जरूरी है, दैट you are not supposed to do अटैक सिविलियंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि आपको इंटरनेशनल लॉज को रेस्पेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज कोर्ट डिक्लाइंस अबॉर्शन प्ली, सेज इट कांट स्टॉप हार्ट बीट ऑफ वायबल फीटस. मैं आपको जो है फिर से ये पूरी की पूरी चीज बता देती हूँ कि इसमें हुआ क्या है. 26 वीक्स की प्रेग्नेंट लेडी है, उन्होंने कहा कि मैं आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस प्रेगनेंसी, मुझे नहीं कंटिन्यू करना है बिकॉज ऑफ माई मेडिकल कंडीशंस, मेरी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है. आई एम टेकिंग मेडिकेशंस, मुझे जो है मेडिसिन लेने पड़ रहे हैं, एंड वो मेडिसिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं. एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, अगर नहीं है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपको पेन किलर भी लेना जो है वो अलाउड नहीं होता है, बिकॉज दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स दी फीटस, बच्चे को जो है वो इम्पैक्ट करता है. सो दैट इज द रीजन. तो मेडिकल कंडीशंस जो है वो नहीं अलाउ कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज सेइंग आई एम ऑलरेडी हैविंग 2 चिल्ड्रन, तो मैं जो है इस चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ. अब यहाँ पे दूसरी कुछ बातें ये निकल के आई कि जो हमारा लॉ है, द एक्ट विच इज रिलेटेड टू दी मेटर्निटी टर्मिनेशन, तो उसमें ये चीज जो है वो 20 वीक्स तक के लिए दिया है कि यू कैन डू दैट, एंड वहां पे एक डॉक्टर का जो है आपको परमिशन चाहिए होगा टू डू दैट, उनके रिकमेंडेशन से दैट कैन हैपन. अनदर इज 24 वीक्स तक भी जो है आप अबॉर्ट करा सकते हो, बट वहां पे जो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वेल एक्सपीरियंस, तो दोज पीपल आर द वन हु कुड बी डूइंग दैट, मतलब वो जो उनके रिकमेंडेशन पे ये काम जो है वो एक्चुअली हो सकती है. सो दैट इज दी अनदर पॉइंट. ओके, अब ये तो दो चीजें हैं जो कि हमारे एक्ट में है, राइट? अब यहाँ पे अबॉर्ट कराने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि रेप सर्वाइवर होते हैं, दे कैन ऑब्वियसली आस्क फॉर द अबॉर्शन, सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स. जबरदस्ती का प्रेगनेंसी, तो दैट ऑल्सो नॉट सपोज टू बी डन. अब यहाँ पे जो है हम सभी को पता है कि मैरिटल रेप जो है वो यहाँ पे इंडिया में इस चीज को कंसीडर नहीं किया जा सकता. ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आपका जो मैरिज का जो स्टेटस है वो अगर चेंज हो जाता है, जैसे कि डिवोर्सी हो गया, सेपरेशन हो गया, या फिर जो है विडो हो गए, उस तरीके की जो कंडीशन है, तो उस तरीके की कोई चीज़ है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन आस्क फॉर दी अबॉर्शन, बशर्ते ये जो चीज़ें हैं वो फुलफिल हो रही हो. ओके, दीज आर द वंस. अब इसके साथ अब यहाँ पे जो है ये लेडी का क्या कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको बताई है कि 26 वीक्स प्रेग्नेंट है, इन्होंने अपनी कंडीशन बताई थी जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, दैट दीज मेडिकल कंडीशंस एंड 2 चिल्ड्रन शी इज ऑलरेडी हैविंग. इनफैक्ट 2 बॉयज हैं इनके, तो वो ऑलरेडी हैं, तो मतलब ये चीज मेंशन करी गई है, ठीक है. तो नाउ शी इज लाइक आई डोंट वांट टू कंटिन्यू. अब इनका वो सारा तो हो गया, लेकिन अब लॉ के हिसाब से देखें तो इनका जो मैरिटल स्टेटस है दैट इज दी मैरिड ओनली, उस तरीके का कोई भी कंडीशन नहीं है, तो वो नहीं कर सकते. जबरदस्ती वाली चीज नहीं है, मैरिटल रेप तो कंसीडर नहीं करते, और वो उस चीज को बोल भी नहीं रही है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट देयर. इट मीन्स कि कंसेंशुअल है. It means that she was well aware when she was having physical relationship, तो she was well aware that she could get pregnant. Okay, तो consensual था इस चीज को लेकर के, तो you cannot say that this is also जबरदस्ती. तो उन दोनों ही टर्म्स में जो है ये एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं होता है. एंड यहाँ पे जो एम्स के डॉक्टर है उन्होंने कहा कि बच्चा इज इन गुड हेल्थ, उसको जो है हार्ट बीट उसकी स्टॉप कर देनी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे और भी चीज़ें जो हाँ, हार्ट बीट जो है वो स्टॉप कर देना वोंट बी राइट थिंग. विल इट बी द राइट थिंग? क्या हम जो है अनबॉर्न चाइल्ड जो अभी बॉर्न नहीं हुआ है, तो क्या हम उसकी राइट्स जो है वो हम नहीं ले रहे हैं, उनकी राइट्स को नहीं छीन रहे हैं क्या? हाँ, तो दैट इज द थिंग विच इज देयर. नाउ अब यहाँ पे क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम ही मना कर दिया है कि नो, वी आर डिक्लाइन योर दिस प्ली. वी द
एक्चुअली डॉक्टर्स ने जो है हार्ट बीट स्टॉप करने से मना कर दिया, क्योंकि रिकमेंडेशन उनकी तरफ से ऐसा नहीं आया है। चाइल्ड इज इन गुड हेल्थ एंड जो है उसको हम इस दुनिया में लाना चाहेंगे। एंड ऑब्वियसली बात है व्हेन इट कम्स टू दी राइट्स इज द वन थिंग। तो यहाँ पे डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने कहा, he made it clear that the woman cannot claim an absolute overriding right to abort, especially when multiple reports from the AIIMS Medical Board have confirmed that the pregnancy was not a cause of immediate danger to her life or that of the fetus also। एक और पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पर मिस कर गई आपको बताना, और वो ये था कि आपको ये मेडिकल टर्मिनेशन आप टर्मिनेट तभी कर सकते हो अगर आपको किसी तरह का कोई खतरा हो, और भी कोई मतलब इन सारी चीज़ों के अलावा भी हो, जैसे कि आपको किसी तरह कोई खतरा हो, जैसे कि सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इस बच्चे को पैदा करते हैं, इफ इट इज़ बॉर्न, तो वो आपकी लाइफ के लिए थ्रेट हो सकती है, उस बच्चे की लाइफ के लिए थ्रेट हो सकती है अगर आप जो है इसको कंटिन्यू करते हुए इस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी को, इन दैट पर्टिकुलर केस। ओके, सो दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एम्स के बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये पॉइंट एकदम क्लियर कर दिया है दैट कि इट इज़ नॉट मतलब किसी भी तरीके के कोई खतरा ही नहीं है, ना आपकी लाइफ को खतरा है ना आपके बच्चे की लाइफ को खतरा है। तो यहाँ पे मेडिकली टर्मिनेट करने वाली तो बात ही नहीं है। ओके, सो वी कैन नॉट डू दैट। अब सेक्शन 5 इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से रिलेटेड, कि यहाँ पे क्या कहता है that if the pregnancy was immediately necessary to save the life of the pregnant woman, अगर लेके जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी लाइफ बहुत खतरे में है तभी जाकर के आप जो है टर्मिनेट कर सकते हो, अदरवाइज दिस शुडंट बी डन। Okay, now the term life is used in this provision cannot be equated to the broader meaning in which life is used in Article 21 of the Constitution। Article 21 जो है वो actually dignity, आपकी लाइफ की डिग्निटी, मीनिंगफुल लाइफ के लिए जो है वो एक्चुअली वहां पर दैट इज देयर। तो लाइफ जो वर्ड है दैट कैन नॉट बी रिलेटेड विद द आर्टिकल 21। ओके, इसके अलावा सेक्शन 5 को भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया दैट इट यूजेस लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉइंट करी गई है कि इसमें किसी भी तरीके की लाइफ की जान की जो खतरा ही नहीं है, वेदर यू टॉक अबाउट द वुमन, द मदर, ओके, वेदर यू टॉक अबाउट द चाइल्ड। तो जब यहाँ पे लाइफ की बात हो रही है तो इट इज टॉकिंग अबाउट द लाइफ एंड डेथ, जीवन एंड मृत्यु, उसके बारे में ये एक्चुअली बात कर रहा है। कौन सा? तो सेक्शन 5 जो है ये उस चीज के बारे में बात कर रही है। ओके, सिचुएशन व्हेन मेडिकल ओपिनियन कंफर्म्स दैट अ वुमन्स वेरी एग्जिस्टेंस hangs in the balance if she attempts to carry on with the pregnancy। if she carries on with the pregnancy, her life is in danger, then definitely उस particular case में जो है इस चीज को किया जा सकता है। ओके, right, चलो, now let's move on to the next topic, and the next topic is Indian Himalayan region needs its own EIA। ठीक है, अब ये EIA क्या है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, so it talks about this thing, environment impact assessment। it is one such process defined by the United Nations Environment Program। ये किस चीज से डिफाइंड है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इस चीज को डिफाइन किया गया है। एंड इट इज अ टूल, ये टूल वो मतलब ये एक तरीका है टू आइडेंटिफाई अ फ्यू थिंग्स। किस चीज को? मतलब क्या टूल है? टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। अगर हम किसी प्रोजेक्ट को जो है कंटिन्यू करते हैं तो उसका एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट होगा, उसका सोशल क्या इम्पैक्ट होगा, उस चीज को असेस करता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग इन अ मोर डिटेल मैनर। तो यहाँ पे तीसरा डैम ब्रीच जो कि अभी सिक्किम में हुआ है, और वहां पे जो फ्लड आया है, ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF जो है वो आया है, तो उसके ऊपर ये सारी चीजें हैं। राइट, यहाँ पे मतलब आप जो है कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन कराते हो, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जोशीमठ का केस हुआ था, यू कैन डेफिनेटली रिमेंबर व्हाट हैपेंड ओवर देयर। कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन, कहीं पे भी ड्रिलिंग हो रही है, दैट इज नॉट सपोज टू बी डन, बिकॉज ये जो है अर्थक्वेक सिस्मिक एरियाज हैं ओवर ऑल दीज एरियाज, द हिमालयन रीजन्स एंड उसके आसपास के एरिया। So that is the one. Now a precursor to the environment EIA in India began in 1976-77 when the Planning Commission
द प्लानिंग कमीशन ने जो है इसको इनिशिएट किया था रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को असेस करने के लिए 1967 में जो 76-77 में जो है इसको लेकर के आए थे। 1994 में दिस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट दे प्रोमulgated द वेरी फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन। इन्होंने पहला जो है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो नोटिफिकेशन है वो पहली बार लेकर के आए, जिसमें कि दे मेड एनवायरमेंटल क्लियरेंस कि कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हो तो एनवायरमेंटली उसको क्लियर करना, उसको क्लियरेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2006 में इसका नोटिफिकेशन आया था फिर से, जिसमें कि डिसेंट्रलाइज किया गया था ये जो एनवायरमेंटली हम एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे रहे थे जिसको मैंडेटरी किया गया था, तो उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, वेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट्स दे कैन ऑल्सो इशू दिस थिंग। एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है अब वो स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर सकती थी, ये 2006 में ये चीज़ हुआ। एंड दैट मस्ट हैव बीन डन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस कि ऊपर से जो है सारा बार बार चीज़ें आए सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे तक, तो इट इज़ बेटर टू डिसेंट्रलाइज। Mention of the subsequent amendments and the controversies around 2020 draft EIA notification. Importance क्या है, ये एक्चुअली एम्फसाइज कर रहा है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिलायबल बेसलाइन डेटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एक्यूरेटली। अब चैलेंजेस क्या कह रहे हैं, चैलेंजेस इन द ग्रेडेड अप्रोच, क्या चैलेंजेस हैं ओवर हियर। सो इट एक्सप्लेन्स द अप्रोच, क्या कि इंडिया की जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसकी अप्रोच को एक्सप्लेन कर रहा है। एंड ये जो है बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ द हैबिटेट, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे क्या किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है उस चीज़ को असेस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये सिक्किम जैसे केस, नहीं तो ये जोशीमठ जैसे केस, ये हिमालयन रीजन्स में जो इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ द टूरिज्म एंड द वेरियस थिंग्स, तो दैट विल कंटिन्यू फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो बहुत लंबे टाइम के लिए जो है ये सारी चीज़ें होती रहेंगी अगर हम उस चीज़ पे जो है वो काम नहीं करेंगे तो। ओके, एंड यहाँ पे जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंडियन हिमालयन रीजन को लेकर के, इस चीज़ को जो ओमिट किया गया है, एंड दे आर बेसिकली डिफरेंशिएटिंग, दे हैव डिफरेंशिएटेड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच डिस्पाइट इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑल्सो, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द हिमालयाज पे जो है डिफरेंट आप इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस उसका अच्छा खासा है। यू कैन फाइंड डिफरेंट न्यूमरस नंबर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, यू कैन फाइंड बर्ड्स, you can find different water bodies you can find over there, trees you can find over there. So ecosystem खराब हो जाएगा। सपोज कि आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा दिया, यहाँ का पूरा इकोसिस्टम खराब हुआ, उसका इम्पैक्ट जो है वो आसपास ऑब्वियस सी बात है कि पड़ेगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग। तो ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर रेज किया गया है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से इंडियन हिमालयन रीजन की एक वल्नरेबिलिटी है, ये बहुत ही वल्नरेबल है वेदर कंडीशंस को लेकर के, सिस्मिक एक्टिविटी को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के। नाउ द लैक ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन इट एक्चुअली आर्ग्यूज दैट दिस प्रोसेस डज नॉट कंसीडर द स्पेसिफिक नीड्स एंड द वल्नरेबिलिटीज। तो यहाँ पर हमको जो है थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, तो वहाँ पे हर तरीके के, हर प्लेस, एवरी प्लेस इज डिफरेंट, और हर प्लेस के हिसाब से हमको उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से, उसकी चीज़ों के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी आर सपोज टू असेस एंड वी आर सपोज टू गिव द क्लियरेंस और नॉट टू गिव क्लियरेंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स जो कि हिमालयन स्टेट्स में हो रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जा रहा है किसी प्रोजेक्ट को, तो क्यों दिया जा रहा है भाई, क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अभी यहाँ पे किसी तरह कोई डिफरेंसेस नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर टॉकिंग अबाउट कि भाई आप जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिए हिमालयन रीजन्स को लेकर के। नाउ द नीड फॉर द रीजन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हिमालयन रीजन की बात करते हो कंट्री में दूसरे स्टेट, दूसरे एरिया की, बिकॉज आर कंट्री इज समथिंग जो कि एकदम ही डिफरेंट है, राइट, बहुत ही डिफरेंट है हमारा कंट्री। अगर हमारे कंट्री की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्थ में हिमालयन रीजन मिलेंगे, यहाँ पे आपको कोस्टल रीजन मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे कि आपको बहुत सारा water bodies में मिल रहा है, and you can find the wetlands also, a lot many areas. You can find the desert also, you can find the Deccan also, you can find the southern plateau, southern area also you can find here also a lot many hills and all, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो हर ये एक कहते हैं ना, वन शू कैन नॉट फिट ऑल, डोंट फिट ऑल। हर किसी के लिए एक शूज, मेरा अगर सपोज मेरा 9 नंबर है शूज का, तो हर किसी को 9 नंबर थोड़ी है, किसी को बहुत बड़ा आएगा, किसी को कुछ ज्यादा ही बड़ा आएगा, किसी को होगा ही नहीं, है ना। तो वो तरीके की चीजें है। सो दिस इज द रीजन व्हाई दे आर सेइंग कि ये सजेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है कि हिमालयन रीजन के लिए हमको डिफरेंट एक जो है एनवायरमेंट असेस करने के लिए हमारे पास कोई और टूल जो है वो एक्चुअली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, so this is what it actually talks about, and this is it related to today's news analysis, editorial and news analysis. I hope that you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.